नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर एक नया राजनीतिक राग छेड़ दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। अपने बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी को समान नागरिक संहिता की मांग और उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है, हम इसके पक्ष में हैं और ये यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है। एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर एक नया राजनीतिक राग छेड़ दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। अपने बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी को समान नागरिक संहिता की मांग कर उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में विचार कर रही है और हम इसके पक्ष में हैं और ये यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हम कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी, अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि यूपी सरकार उस पर विचार कर रही है। इससे पहले बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी और राम मंदिर के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी तक का गठन कर दिया है जो इस पर काम करेगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है? देखिए हर्ष, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बीजेपी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी आला कमान की तरफ से उनको एक निर्देश मिल चुका है या फिर संदेश मिल चुका है कि आने वाले समय में इसको लागू किया जा सकता है। और जिस तरह से उत्तराखंड चुनाव के समय पुष्कर सिंह धामी ने ये पूरा मामला उठाया था, वहां पर अब सरकार आने के बाद उसकी जो तैयारियां हैं वो लगभग शुरू कर दी गई हैं। साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर है कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय जो जुगलबंदी देखने को मिल रही है, वो इशारा कर रही है कि अब सब कुछ सही है। आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूपी में भी लागू किया जा सकता है और देश में भी लागू किया जा सकता है। साफ तौर पर है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया है कि अब समय की जरूरत है कि एक देश एक कानून लागू किया जाए। और तुष्टीकरण के कारण जो आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और नागरिक जो समान नागरिक संहिता है उसको मांग करनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है लोगों से। और इसका स्वागत भी करना चाहिए कि देश में ये लागू होगा। अगर ऐसा लागू होता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता के लिए एक तरफ से अलग संदेश देने की कोशिश होगी। और क्योंकि 370 धारा जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, आपने देखा होगा कि देश ने उसका पूरा समर्थन किया था। बीजेपी को कई राज्यों में निश्चित रूप से उसका फायदा भी मिला। जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, कह सकते हैं कि 370 धारा और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मांग है वो मूर्त रूप ले सकती है। और केशव प्रसाद मौर्य के बयान को निश्चित रूप से गंभीरता से लेने की जरूरत है। और लगातार इस तरह की बयानबाजी के बाद विपक्ष ये कह रहा है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले बीजेपी इसी का माहौल बनाकर इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश करेगी। देखिए, विपक्ष के पास निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको बीजेपी उठाना चाहती है, तो उसका फायदा लेना चाहती है। लेकिन विपक्ष के पास भी क्योंकि कमजोरी है, वो मुद्दों को न सही से पकड़ पा रहे हैं और न ही बीजेपी को घेरने में कामयाब हो पा रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि जिस तरह से चुनावी राज्यों में हिंसा की वारदातें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सवालिया निशान खड़ा करती है और सरकार जो जिस राज्य की है उसकी भी।
साफ तौर पर है कि राजनीतिज्ञों को कोई भी जो बयान है वो बहुत सोच समझ कर देने की जरूरत है। और कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मांग है, बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं। और आपने पुष्कर सिंह धामी का बात किया होगा, फिर आपने केशव प्रसाद मौर्य का भी जिक्र किया उन्होंने। तो साफ तौर पर है कि आने वाले समय में कह सकते हैं कि बीजेपी एक बड़ा स्टैंड ले सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिस तरह से गोवा में, भारत में अभी सिर्फ एकमात्र राज्य गोवा ही ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो फायदे हैं वो सबको होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ लोगों के वर्चस्व छिनता नजर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं विरोध तो लाजमी है। और देखिए, साफ तौर पर है कि विरोध निश्चित रूप से होगा। और जब धारा 370 हटा था तो भी विरोध हुआ था, तमाम राजनीतिक दलों ने विरोध किया, अभी भी विरोध चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार ने उसको लागू किया और अपने फैसले पर खड़े भी रहे। आपने देखा होगा कि इसका रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिल रहा है। आतंकी वारदातों में भी कमी आई है, पत्थरबाजी में भी कमी आई है। तो बीजेपी इस पूरे माहौल को देखते हुए कोशिश कर रही है कि समान नागरिक संहिता की जो मांग है बहुत लोगों की, उसको पूरा किया जा सके। हालांकि इसको पूरा करने के लिए तमाम चेंज करने पड़ेंगे, संविधान में भी कुछ चीजें बदलाव करनी पड़ेगी और वो उतना आसान होता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और ढांचागत सुविधा करने के बाद इस पर निश्चित रूप से बीजेपी आगे बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिल जाएंगे। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पारसी बोर्ड, क्रिश्चियन बोर्ड ये खत्म हो जाएंगे और तमाम लोगों को संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार मिल जाएंगे। और कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, तो महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही संपत्ति के अधिकार के मामले में भी पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने के संबंध में महिलाओं को समान अधिकार का लाभ मिलेगा। और कुछ विशेष समुदाय इसी कारण समान नागरिक संहिता का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सरकार इसे लागू करती है और कौन कौन विरोध करते हैं। बुलंदशहर में एफएम न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 2 बच्चियों का स्कूल में शौचालय साफ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एफएम न्यूज ने इस खबर को अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले में प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो कोट इलाके का है और इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएस से अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि वीडियो आज हमारे संज्ञान में आया है और साथ ही उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊपरकोट का था और वहाँ की खंड शिक्षा अधिकारी मिस्टर यशवंत कुमार को हमने निर्देश दे दिया है कि वह जाकर के जांच करें। अगर ये दोषी पाया जाए तो सभी स्टाफ को जो है प्रतिकूल परिस्थिति दें, जिससे इस तरह के जो है इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। सर, कुछ जानकारी में आया ये वीडियो कब का है? नहीं, इसको जानकारी नहीं है। अभी हमको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है वो दिखाया गया और बताया गया कि आप जांच कराओ और उसके बाद अगर दोषी हो तो कार्रवाई। सर, क्या वजह है बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी झाड़ू लगाते हुए, कभी टॉयलेट साफ करते हुए? नहीं, हमने जो है सभी खंड शिक्षा अधिकारी को जो है यह निर्देश दे दिया है कि वे अपने ब्लॉक से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं कहीं इस प्रकार का जो है कार्य जो है बच्चों से ना कराया जाए और यदि किसी भी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के द्वारा कराया जाता है तो उन पर जो कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर पहले वीडियो वायरल होता है, उसके बाद में खबरें चलती हैं और प्रशासन हरकत में आता है। जी बुलंदशहर के जो बीएसए हैं अखंड प्रताप सिंह, उनकी तरफ से जांच के आदेश दिए हैं और कहा गया कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ ही फिलहाल एक खंड विकास अधिकारी को इसका जांच कमेटी में मेंबर बनाया गया है, जिनकी अध्यक्षता में ये जांच होगी। फिलहाल कार्रवाई के आदेश उनके द्वारा दे दिए गए हैं।
स्कूल की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर आई है सचिन? क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद स्कूल की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, आखिर क्या वजह थी कि इस तरह से इन बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा था? क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि शौचालय साफ करने के लिए, और शौचालय साफ करने की अच्छी खासी सैलरी लेने के लिए एक वहां पर नियुक्त किया जाता है। जो पढ़ने वाले हैं वो शौचालय साफ कर रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी शौचालय साफ करने की है वो बैठकर सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। स्कूल की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर प्रतिक्रिया से बुलंदशहर के बीएसए के द्वारा ही दी गई है, जिन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के वीडियो बार बार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं, जिसके बाद में रटारटाया इनके द्वारा यही बयान दिया जाता है कि जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे, लेकिन उस जांच पर भी सवालिया निशान उठते हैं और उस कार्रवाई पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि आखिर वो कैसी जांच और कैसी कार्रवाई होती है, जिसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल सचिन, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जाए, एक लक्ष्य तय किया है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो सके, वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश है और वहां के स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश है। लेकिन उसके बाद भी धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए योजनाएं बनाने का काम सरकार का होता है और उन योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन का काम यहाँ के अधिकारियों का होता है। सरकारें योजना बनाती है विकास के लिए, सरकार नारा देती है स्कूल चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं योजनाओं को पलीता अधिकारी लगाते हैं, कर्मचारी लगाते हैं। लापरवाही की इंतहा डीएसए के बयान में भी आपको देखने को मिल रही होगी, जिसमें उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि ये वीडियो जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया है, जिसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कहने का मतलब साफ है कि डीएसए के विभाग में इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को आ रही हैं, लेकिन उनको किसी भी वीडियो का कोई संज्ञान नहीं है। उसके बाद में जब डीएम साहब उनको ये वीडियो दिखाते हैं तब वो कार्रवाई के आदेश देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी में देर रात कस्तूरबा बालिका विद्यालय की 2 टीचर्स ने अपने ट्रांसफर रुकवाने के लिए शिक्षिकाओं ने छत पर चढ़कर करीब 2 दर्जन छात्राओं को बंधक बना लिया और साथ ही साथ बच्चों से रोने चिल्लाने को कहा। उन्होंने प्रभारी वार्डन ललित कुमारी को जमकर गालियां भी दी और कहा कि गर्दन दबाकर वो मार डालेंगे। वहीं बच्चों से कहा कि कहो उन्हें खाना नहीं मिलता। आपको बता दें कि घबराई वार्डन ने बीएसए जिला समन्वयक बालिका शिक्षा और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद बीएसए एल के पांडे, समन्वयक रेणु श्रीवास्तव, सीओ पुलिस एसओ नीमगांव, महिला पुलिस रात 2 बजे कस्तूरबा विद्यालय पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि बीएसए को भी मामला शांत करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बीएसए ने बताया कि दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना नीमगांव में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विद्यालय 3 दिन के लिए बंद कर दिया है और सभी छात्राएं घर भेज दी गई हैं और पुलिस भी तैनात है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता प्रभाकर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इसमें हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कार्रवाई की बात करें जाए तो एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी। पूरे मामले में संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अब मामले को दबाने में भी लगा हुआ है, क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील मामला है। लेकिन इस पे डीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि मामला को दबाया नहीं जाएगा और जो है इसे 4 सदस्यीय टीम जो है वो गठित कर दी गई है और जो टीम अपनी 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो मामला दब रहा है, लेकिन अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि मामला दब नहीं रहा है, हम इसको दबने नहीं देंगे। संवेदनशील मामला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। जी, एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से इस पूरे मामले में बताएं कि इसमें आखिर क्या क्या हुआ और अब तक क्या कुछ अपडेट है। देखिए, ये कल देर शाम की घटना है, करीब 7:30 बजे की। ये इसमें जो है
35 से 35 बच्चे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है बेहजम में, जहाँ पे जो है 30 से 35 बच्चे शाम को खाना खाया और इसके बाद 20 बच्चे जो है वो छत पे चढ़ गए। आवासीय विद्यालय है चूंकि, तो वहाँ टीचर भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। तो 20 बच्चे जब छत पे चढ़ गए, 2 शिक्षिकाओं का तबादला हुआ था। शिक्षिकाओं का जो नाम है वो गोल्डी कटियार और मनोरमा मिश्रा है। और इनकी जैसे उन्होंने तबादला की, अपनी बात सुनी, तो उन्होंने जो है बच्चों से बताया कि हमारा तबादला हो चुका है, आप लोग इसका विरोध करिए और जो है तबादला रुकवाइए हम लोगों का, हम यही रहना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पे गुटबाजी है प्रभारी में और जो टीचर्स हैं उनमें गुटबाजी का माहौल चल रहा है, इसलिए जो है ये जो तबादले वाली बात थी वो बच्चों को बंधक बनाने में तक पहुँच गई। तो जो बच्चों को बंधक बनाने तक बात ये पहुंची, तो जब बच्चे को ताला डाल दिया गया नीचे, शिक्षिकाओं ने नीचे जो शिक्षिका उतरी और ताला डाल दिया, तो बच्चों को ये लगा कि हम बंधक बन गए हैं। तो बच्चों को छत पर बंद कर दिया गया। जी, बच्चों को छत पर बंद कर दिया गया। तो बच्चों को लगा कि हम छत पे बंद हैं, तो वो रोने चिल्लाने लगे। तो आसपास के जो ग्रामीण हैं उन्होंने सुना और जो प्रभारी हैं उन्होंने सुना, तो सीधे तौर पर पुलिस और बीएसए को संपर्क किया। तो बीएसए पुलिस को लेकर के वहां पे पहुंचे और इसके बाद बच्चों को छुड़ाया गया। काफी मशक्कत का बीएसए को और पुलिस को सामना करना पड़ा। तो ये देर शाम की कल रात के 2 बज गए थे इस घटना को, तो बड़ी ही मशक्कत इसमें बीएसए को लगी छुड़ाने में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वो दिल्ली पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 45 मिनट तक ये मुलाकात चली और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाए और इसे स्वीकार कर लिया गया है। 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन होगा और इससे पहले 7 और 8 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन होगा। के जहांगीरपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का बवाल अभी थमा नहीं था कि राजस्थान के अलवर से मंदिर पर बुलडोजर चलाने की खबर आने लगी। हालांकि अलवर में मंदिर पर बुलडोजर पहले चले थे, लेकिन खबर अब आई है, आरोप है कि 3 पुराने मंदिरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खींची हैं। पेंच इसलिए फंस गया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जहां कार्रवाई हुई है वहां नगर पालिका पर बीजेपी का राज है और ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई, यानी बुलडोजर किसके ऑर्डर से चला। सवाल ये भी है कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सियासत चल रही है। 300 साल पुराना मंदिर जिसे तोड़ दिया गया। डेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत राजगढ़ इलाके में यह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। अतिक्रमण का हवाला देकर 17 और 18 अप्रैल को यह मंदिर तोड़ने की कार्रवाई हुई थी। हालांकि वीडियो बाद में वायरल हुआ। कार्रवाई से पहले मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया था। हालांकि कहा यह जा रहा था कि कटर से मूर्तियों को काटा गया। नगर पालिका की बैठक में सर्वसम्मति से अतिक्रमण हटाने का फैसला पारित हुआ था। कार्रवाई के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा ने शनिवार को कांगड़ा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी आज कांगड़ा पहुंचे। केजरीवाल ने कांगड़ा में एक जनसभा के दौरान कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की वजह से है। अभी दोनों पार्टियां मिलकर मुझे गालियां दे रही हैं। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 6 अप्रैल को मंडी में रोड शो किया था। आपके प्रदेश चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने बीते दिनों कहा था कि चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता हिमाचल में डटे हैं। जी ने
मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बन सकती जी? मैंने कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने कहा जी क्यों नहीं बन सकती? बोले जी हिमाचल प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब परिस्थितियां अलग नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। बताओ क्यों नहीं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह भोजपुर जिले के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर पहुंचे। अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वीर कुंवर सिंह की जयंती के कार्यक्रम में अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इतिहास में उनके बलिदान को जगह नहीं दी गई। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारा जो एक क्षेत्र है ये विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताड़का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था। यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय महान कवि शैलेंद्र, बिंदेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही है। मित्रों, आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मोदी जी ने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे। एक तो आजादी के वो दीवाने जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी स्मृति, उनकी कृति आज की युवा पीढ़ी के मन में गौरव के साथ सालों सालों तक यशोगान करती रहे। इस प्रकार से इसको जीवंत करना। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 साल में देश ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, इसको चिर स्थायी बनाने का प्रयत्न करना और एक संकल्प ऐसा लेना जिससे जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब मेरा और आपका ये महान भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सर्वोच्च स्थान पर बैठा हो। मित्रों, सर्वोच्च स्थान पर मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं सन 57 की बात जरूर करूंगा। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। वीर सावरकर ने पहली बार उसको आजादी का पहला स्वातंत्र संग्राम कहकर सम्मान। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।